फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। तो चलिए हम अपनी कहानी माय लवली ब्रदर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में सुना था कि यांग यांग को पता चल गया था कि विंग डार्क फॉरेस्ट में है और वो भी उसके डीप रीजन में। यांग यांग ने इस बात की खबर अपनी माँ को और महाराज को भी बता दी थी। महाराज को जब इस बारे में पता चला वो काफ़ी खुश हुए, क्योंकि वो चाहते थे कि विंग वहाँ से वापस आए। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि वहाँ जाने पर यांग यांग की जान पर भी खतरा आ सकता है। लेकिन फिर भी वो विंग को बचाना चाहते थे, क्योंकि वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वहीं महारानी जब उन्हें पता चला कि विंग उस फॉरेस्ट में, हालांकि उन्हें उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन उन्होंने कुछ सुन रखा था, जैसे कि वहाँ पर बहुत ख़तरनाक जानवर होते हैं, वहाँ की जो जादुई शक्तियाँ हैं वो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है, वहाँ के पेड़ भी काफ़ी ख़तरनाक है जो कि इंसानों को ज़िंदा खा जाते हैं। जो सब सोच कर महारानी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो यांग यांग को वहाँ जाने से मना करती है। वो यांग यांग से कहती है कि यांग यांग अगर वहाँ जाएगी तो पक्का उसे कुछ हो जाएगा, और वो अपने बेटे को खो चुकी है, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती। वहीं महाराज जो विंग को बचाना तो चाहते थे, लेकिन वो यांग यांग की जान का रिस्क नहीं ले सकते थे। लेकिन फिर भी वो यांग यांग से कहते हैं कि अगर हो सके तो वो अपने भाई को बचाए। जो सुनकर यांग यांग कुछ कहती उससे पहले ही महारानी महाराज पर चिल्लाते हुए कहती है कि आप कैसे पिता हैं, अपने बेटे की जान के लिए आप अपनी बेटी की जान देने के लिए भी तैयार हैं, कि आपको अपनी बेटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हम अपने बेटे को खो चुके हैं, लेकिन अगर यांग यांग को कुछ हो गया तो हमारे जो कुल है उसका आखिरी वारिस भी शायद ख़त्म हो जाएगा। जो सुनकर महाराज महारानी को देखते हैं, फिर वो यांग यांग को देखकर कहते हैं, यांग यांग तुम पीछे नहीं हट सकती, तुम्हें पता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। जो सुनकर यांग यांग अपने पिता को देखती है, फिर महाराज दोबारा अपनी बातों को भारी यानी कि वज़नदार आवाज़ में कहते हुए कहते हैं, यांग यांग अगर तुम अपने भाई को नहीं बचा पाई तो तुम्हें पता है ना कि इसकी कीमत क्या होगी। यांग विंग हमारे इस देश का राजा है और वो तुम्हारा बड़ा भाई है। तुम अपनी पोजीशन, भले ही तुमने अभी तक अपनी गद्दी नहीं ली है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है कि तुम्हारी पोजीशन इस देश में क्या है। तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड हो गई थी। जो सुनकर यांग यांग अपने पिता को देखकर कहती है, मेरी डेस्टिनी अपने आप नहीं, आपने डिसाइड की थी। जो सुनकर महाराज अपनी नज़रें उससे चुराते हुए कहते हैं, मुझे किसी न किसी को इसके लिए चुनना ही था और हमारे पूर्वजों ने इसके लिए तुम्हें चुना है। जो सुनकर यांग यांग बिटरली स्माइल करती है। उसकी हंसी में एक मजाक था, जैसे कि वो अपने पिता को कह रही हो कि आप इस तरीके का मजाक मेरे साथ ना करें तो अच्छा होगा। फिर यांग यांग वहाँ से जाने लगती है। तभी महारानी, जो कि उन दोनों बाप बेटी की बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी, वो गुस्से से कहती है, आखिर आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है। हर बार आप यांग यांग को ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं। आपने यांग यांग को 5 सालों के लिए अपने खुद के देश से बाहर रखा, अपने परिवार से बाहर रखा। यांग यांग हमसे 5 सालों तक मिल भी नहीं पाई और अब आप उसे ऐसे मौत के मुंह में भेज रहे हैं। आखिर आप कैसे पिता, आखिर क्या बात है जो आप हमसे छुपा रहे हो। जो सुनकर सम्राट महाराज कुछ नहीं कह पाते। वहीं यांग यांग भी अपनी माँ को देखती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी, उनकी आंखों में आंसू और दर्द था। वो अपने बच्चों को नहीं खोना चाहती थी। महाराज उन्हें देखकर कहते हैं, महारानी आप शांत हो जाइए, आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा विंग वापस आ जाएगा। जो सुनकर महारानी महाराज को देखकर कहती है, आप मुझे बताइए आखिर बात क्या है। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं आप जितनी ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन मेरा भी हक बनता है, आखिर यांग यांग और विंग दोनों मेरे भी बच्चे हैं। जो सुनकर महाराज अपनी नज़रें झुका लेते हैं और फिर वो महारानी को बताते हैं कि जब यांग यांग और विंग दोनों पैदा हुए थे, विंग यांग यांग से बड़ा था। वहीं जो यांग यांग थी वो विंग के बाद पैदा हुई थी। तो महारानी कहती है कि ये बात मुझे भी पता है कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा उम्र का फ़र्क है। जिस पर महाराज कहते हैं, विंग का बर्थ हमारी खुशी से हुआ था, लेकिन यांग यांग को बर्थ देना हमारी एक मजबूरी थी। जो सुनकर महारानी उन्हें गुस्से से देखकर कहती है, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं। यांग यांग हमारी बेटी है और हम इससे बहुत प्यार करते हैं। जो सुनकर महाराज कहते हैं, हाँ मुझे पता है, मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन यांग यांग का जन्म
जो हुआ है वो हमारी अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की मर्ज़ी से हुआ है। जो सुनकर महारानी कुछ समझ नहीं पाती, जिस पर महाराज उन्हें पूरी बात बताते हुए कहते हैं कि हमारे इस देश में एक नियम है जो कि वी फैमिली को निभाना पड़ता है। यहाँ पर जब 2 बच्चों का जन्म होता है, जिनमें से एक जो कि गद्दी संभालता है, वहीं जो सबसे ताकतवर होता है उसे कभी भी गद्दी नहीं मिलती। तो सुनकर महारानी चौंक कर कहती है, क्या ये कैसा नियम है? तो सुनकर महाराज कहते हैं, ये सच है। मेरा भी बड़ा भाई जो था उसे गद्दी नहीं मिली थी क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर था, वहीं मुझे गद्दी दी गई। जो सुनकर महारानी कहती है, आपका बड़ा भाई? जिस पर वो कहते हैं, हाँ, लेकिन उसने कभी शादी नहीं की क्योंकि उसकी मौत कम उम्र में ही हो गई थी और उसकी मौत की वजह से ही यांग यांग का जन्म हुआ। जो सुनकर महारानी चौंक कर कहती है, क्या? जिस पर महाराज कहते हैं, हाँ, हमारे देश पर यांग यांग के जन्म से पहले जो भी हमले हुए थे वो इसी वजह से हुए थे क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी थी, और जब यांग यांग का जन्म हुआ तो वो हमले भी बंद हो गए क्योंकि यांग यांग हमारे देश के एक गार्जियन के रूप में पैदा हुई है। जो सुनकर महारानी को कुछ समझ में नहीं आता, जिस पर महाराज उन्हें समझाते हैं कि वी फैमिली के जो एक बच्चा होता है उसे वी फैमिली के सभी पूर्वजों की, सभी गार्जियंस की पावर मिलती है जो कि पूरे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए ही पैदा होता है और हमेशा वही प्रोटेक्ट करता है। और जब भी वी राज्य पर कोई भी हमला होता है उसी बच्चे को आगे जाना पड़ता है। और वहीं इस बार यांग यांग को चुना गया है। पहले उसका भाई था जिसकी डेथ हो चुकी थी, जिसका नाम वी शेंग था। वी शेंग की डेथ एक युद्ध में हुई थी और उसी के बाद से ही जो वी राज्य था उस पर हमले होने शुरू हो गए थे। वहीं जब ये सब हमले हो रहे थे तब यांग यांग का बर्थ हुआ, और जब महाराज को पता चला था कि महारानी एक बच्चे से प्रेग्नेंट है तो वो समझ गए थे कि दूसरे गार्जियन का, यानी कि एक नए गार्जियन का जन्म होने वाला है। और वो समझ गए थे क्योंकि वींग को वो शक्तियाँ नहीं मिली थी क्योंकि उस वक्त उसके जो बड़े ताऊजी थे वो जिंदा थे। जो सुनकर महारानी चौंक कर कहती है, लेकिन यांग यांग तो अभी काफ़ी छोटी है। जिस पर महाराज कहते हैं, यही तुमने देखा नहीं कि यांग यांग भले ही वो अभी सिर्फ 10 साल की है लेकिन फिर भी उसने सिर्फ 2 हमलों में पूरे युद्ध को ख़त्म कर दिया। इससे पता चलता है कि उसके पास कुछ ना कुछ अलग ताकत है और उसके पास गार्जियन की ताकत है। जो सुनकर महारानी चौंक कर यांग यांग को देखती है, जिस पर महाराज यांग यांग की तरफ देख कर कहते हैं, मेरी बातों से शायद तुम्हारी माँ यकीन नहीं करेगी और वो मेरी बातों को नहीं मानेंगी, क्यों ना तुम उन्हें सबूत दिखाओ। जो सुनकर यांग यांग अपने पिता से नज़रें फेरती हैं और फिर अपनी माँ की तरफ देखती हैं। वहीं अचानक यांग यांग की आइज़ ब्लू कलर में चेंज हो जाती है और यांग यांग के पीछे ब्लैक शैडो आ जाती है जो कि किसी स्नेक की तरह थी, लेकिन वो कोई स्नेक नहीं बल्कि एक ड्रैगन था जो कि वी देश था उसका एक सिंबल था, जैसे कि वो ड्रैगन बिल्कुल ज़िंदा हो और वो ब्लैक कलर में था। वहीं उस ड्रैगन को देखकर महारानी डर जाती है, लेकिन यांग यांग जो कि खुद उस ड्रैगन के साथ थी। वहीं महाराज देखकर कहते हैं, ये हमारा गार्जियन ड्रैगन है और ये किसी न किसी को मिलता है और इसकी ताकत यांग यांग को बर्थ के वक्त मिली थी। यांग यांग के पास ये ताकत बचपन से है लेकिन वो उसे काबू नहीं कर पाती, इसीलिए हमने यांग यांग को गुरुकुल में भेजा। जिस पर महारानी पूछती है, अगर यांग यांग इतनी ताकतवर है तो आपने उसे सिंहासन क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर यांग यांग सिंहासन पर होती तो शायद वींग जिंदा होता, वो खुशी खुशी यहाँ रहता। जो सुनकर महाराज कहते हैं, जिस पर महाराज कहते हैं, हम जाकर भी यांग यांग को सिंहासन नहीं दे सकते क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है। वींग को गद्दी के लिए चुना गया था, वहीं यांग यांग को एक गार्जियन के रूप में चुना गया था। जो सुनकर महारानी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर भी वो महाराज से ज़्यादा सवाल नहीं करती क्योंकि उन्हें आधी बातें समझ में आ गई थी और आधी नहीं आई थी। वहीं यांग यांग अपने पिता को देखकर कहती है, मैं भाई को वापस लेकर आऊँगी। जो सुनकर महाराज अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर कहते हैं, ठीक है, तुम वींग को वापस लेके आओ, इसके बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूँगा। जो सुनकर यांग यांग उन्हें एक मजाकिया नज़र से देखती है, जैसे वो कह रही हूँ, आप कभी भी अपनी इस बात को नहीं रख सकते क्योंकि मुझे पता है आप हमेशा मुझे हर चीज़ के लिए आगे कर दोगे। वही महाराज उसकी ऐसी नज़रें देखकर अपनी नज़रें उससे फेर लेते हैं क्योंकि वो भी इस बात पर की गारंटी नहीं ले सकते थे कि वो यांग यांग को दोबारा कभी परेशान नहीं करेंगे।
वहीं यांग यांग 2 दिन तक पूरे राज्य को संभालती है। और वहीं 2 दिन में वेनिंग की भी हालत कुछ हद तक ठीक हो गई थी। वहीं वांग जी जो कि अपने कमरे में था, उसे लैन शिचैन जब विंग के बारे में बताते हैं कि विंग जिंदा है और वो कहाँ है, जो सुनकर वांग जी कुछ हद तक तो शांत हो जाता है। वो अब पागलों की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वो अपने भाई से कहता है कि वो दरवाज़ा खोले, वो विंग को बचाने के लिए जाना चाहता है। जो सुनकर लैन शिचैन उसकी बात नहीं मानते, लेकिन तभी वहाँ यांग यांग आती है, वो भी जियांग फेंगमिया और जियान शिचैन के साथ, यानी कि जियांग चैन के साथ। वो दरवाजे को देखकर कहती है, ब्रदर दरवाज़ा खोलिए। जो सुनकर लैन शिचैन यांग यांग की तरफ देखते हैं, जिस पर यांग यांग उनकी तरफ देखकर कहती है, दरवाज़ा खोलिए मास्टर लैन। जो सुनकर लैन शिचैन दरवाज़ा खोल देते हैं। वहीं वांग जी बाहर आता है, उसकी नज़र यांग यांग पर जाती है, जो कि वहाँ गोल्डन रोब में खड़ी थी। अभी उसने शाही कपड़े पहन रखे थे, न कि उसके ब्लैक रोब। वहीं वो यांग यांग को देखकर जो वांग जी था वो अपने घुटनों पर आ जाता है। वहीं यांग यांग वांग जी को देखकर उसके पास जाकर उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहती है, गगा खुद को परेशान करना बंद कीजिए। जो सुनकर वांग जी उसकी आंखों में देखकर सिर्फ एक ही शब्द कहता है, विंग। जो सुनकर यांग यांग अपनी दोनों बाहें फैलाकर वांग जी के गले में डालकर उसे हक करके कहती है और उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, गगा चिंता मत कीजिए, भाई वापस आएंगे, मैं उन्हें आपके लिए वापस लेकर आऊँगी। आखिर उन्हें वापस आना ही होगा, अब बात सिर्फ आपकी नहीं आपके बच्चों की भी है। जो सुनकर वांग जी यांग यांग की तरफ देखते हैं, यांग यांग के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वहीं जो लड़की हमेशा मुस्कुराती या खुश रहती थी, वांग जी उसे इतना शांत और इस तरह से देखकर खुद भी कुछ समय के लिए उसमें खो जाता है। वहीं यांग यांग वांग जी को देखकर कहती है, अपने आप को संभालिए गगा, भाई आपको ऐसे नहीं देख पाएंगे। जो सुनकर वांग जी धीरे से कहता है, मैं भी चलूँगा। जो सुनकर यांग यांग अपने सर को हिलाकर कहती है, नहीं, ये आपके बच्चों का भी सवाल है, मैं आप सबका रिस्क नहीं ले सकती। जो सुनकर वांग जी उसके हाथ को पकड़कर कहता है, मैं भी चलूँगा, मैं अपने विंग को खुद लेकर आऊँगा, यांग यांग प्लीज़ मुझे लेकर चलो। जो सुनकर यांग यांग फिर से ना कहती है, जिस पर वांग जी उसे कसकर पकड़कर कहता है, प्लीज़ यांग यांग प्लीज़, मैं ऐसे नहीं रह सकता, प्लीज़। जो सुनकर यांग यांग वांग जी को देखती है, जो कि उससे बिल्कुल किसी बच्चे की तरह रिक्वेस्ट कर रहा था। यांग यांग ठंडी सांस भरती है और वो लैन शिचैन को देखकर फिर वांग जी को देखकर कहती है, ठीक है आप चल सकते हो, लेकिन। जो सुनकर वांग जी जो पहले खुश था, फिर वो यांग यांग की तरफ देखकर कहता है, मैं कुछ भी करूँगा। जो सुनकर यांग यांग कहती है, लेकिन आपको मेरे साथ रहना होगा, आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो कि गलत हो, या फिर आप कोई भी ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगे। जिस पर वांग जी उसकी बात मान जाता है और वहीं वो सब अब वहाँ से निकल जाते हैं। वो सब 8 टोलियों में गए थे, 8 टोलियाँ भरकर गई थी, जिनमें 50-50 के कगार में सैनिक थे और वो सभी स्पिरिचुअल कल्टीवेटर्स थे। उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा थी। यांग यांग भी उनके साथ थी, वहीं वांग जी भी। वो सब पूरी तरीके से तैयार थे। उसमें जियांग, शेन, शाओ, वी और जिन कबीला, जियांग कबीला, लैन कबीला, ये सभी मिले हुए थे। यांग यांग उन सबको अपनी डार्क आइज से देखती है और फिर वो सब जल्दी ही, यानी कि एक दिन के ही सफ़र से वो सभी डार्क फॉरेस्ट के पास पहुंच जाते हैं। वो सब तलवार पर उड़ कर आए थे। वहीं यांग यांग अपनी नज़रों से उस फॉरेस्ट को देख रही थी। वांग जी भी उस फॉरेस्ट को काफ़ी ध्यान से देख रहा था, वो काफ़ी गहरा था। वहीं वो सब उस फॉरेस्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही उतर जाते हैं। वांग जी आगे जाने लगता है, लेकिन यांग यांग उसका हाथ पकड़कर कहती है, गगा पीछे रहिए। जो सुनकर वांग जी कुछ समझ नहीं पाता और वो यांग यांग को देखता है, जिस पर यांग यांग उसे देखकर कहती है, मैं आपके कहने पर आपको लेकर आई हूँ, लेकिन आप हमारे साथ फॉरेस्ट में नहीं चल सकते। जो सुनकर वांग जी यांग यांग को देखकर कहता है, लेकिन विंग। जिस पर यांग यांग कहती है, आप हमारा यहीं इंतज़ार कीजिए, अगर हमें मदद की ज़रूरत होगी तब हम आपको बुला लेंगे। कोई तो होना चाहिए जो अगर
हम में से किसी को कुछ हो जाए या फिर कोई मुसीबत आए तो कोई हो जो कि वापस राज्य में जा सके। जो सुनकर जो वांग जी था वो यांग यांग की बात मान जाता है। वहीं यांग यांग लैन शिचैन और लैन कुरैन यानी कि बाकी सबको देखकर कहती है यहाँ पर 2 टोलियाँ रहेंगी और बाकी 6 टोलियाँ हमारे साथ चलेंगी। जो सुनकर वो सब हाँ कहते हैं। वहीं यांग यांग उन सबको कमांड देती है। उन सबको समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो क्यों इस 10 साल की बच्ची की सारी बातें सुन रही हैं, लेकिन यांग यांग ने जो युद्ध में किया था उसको देखकर उन सब की रूहें काँप उठी थी, इसलिए वो सब ना चाहते हुए भी चुपचाप यांग यांग की बातें मान रहे थे। यांग यांग की नज़रें काफ़ी गहरी थीं, जैसे कि वो किसी समंदर की तरह हो। यांग यांग उन सब की टोलियाँ बना देती हैं। वहीं उसके साथ 30 सैनिक थे, वो अकेली नहीं थी। यांग यांग और वो सब अंदर जाते हैं। वो पूरा फॉरेस्ट 3 लेयर में बटा हुआ था, जो कि मीन, मीडियम और जो कोर एरिया था। यांग यांग सबको कहती है कि सब लोग सतर्क रहे। हालांकि मीन में इतना खतरा नहीं होगा जो कि पहली लेयर है, लेकिन सेकंड में खतरा बढ़ जाएगा और थर्ड में बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। यहाँ की उन्हें पॉइजन गैस भी मिल सकती है। जो सुनकर सभी हाँ करते हैं। वहीं वो सब पहले कोर में यांग यांग के साथ जाते हैं। यांग यांग उन सबको लीड कर रही थी। तभी लैन कुरैन पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ का रास्ता क्या है, जिस पर यांग यांग कहती है हाँ मुझे कुछ हद तक पता है कि यहाँ पर रास्ता किस तरीके से है। फिर वो उन सबको रास्ता बताती है और स्ट्रेटजी भी कि उन्हें कैसे कैसे कर आगे जाना है। उन सभी को अलग अलग हिस्सों में बांट देती है, जिस पर वो कहती है कि वो सब लोग साथ जाएंगे क्योंकि ये जगह शायद किसी भूल-भुलैया की तरह भी हो सकती है। अगर वो लोग एक दूसरे से टकराएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि किस रास्ते से आने से हम कहाँ पर जाएंगे। जो सुनकर वो सब यांग यांग की बात मान जाते हैं और वो सब आगे जाने लगते हैं। यांग यांग जो चल रही थी वो धीरे धीरे आगे जाती है। यांग यांग अपनी जो एनर्जी थी उससे एक पतली सी रस्सी बना देती है जिससे सभी लोग उसे फॉलो कर सके, जो कि उसके पीछे 30 लोग आ रहे थे। वहीं बाकी सब भी यही करते हैं। धीरे धीरे वो सब आगे जाते हैं। उनकी कुछ की जो स्पिरिचुअल जो रोप थी, जो स्पिरिचुअल धागा था, वो किसी को क्रॉस कर रहा था, किसी को काट रहा था और किसी के साथ चल रहा था। थोड़ी देर में वो सब मीडियम तक पहुंच जाते हैं। यांग यांग जब बाहर निकलती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ पर लैन शिचैन, लैन कुरैन और जियान फेंगमिया जिन क्लैन से और बाकी सब भी वहीं पर मौजूद थे। यांग यांग ये सब देखकर बस उन्हें एक नज़र देखती है और फिर से आगे चलने लगती है। तभी उन्हें किसी के दहाड़ने की आवाज़ आती है। यांग यांग अपनी नज़रें दूसरी तरफ करती हैं, लेकिन फिर से वो आगे चलने लगती हैं। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि किसी चील की तरह थी। उन्हें अब आसपास से बहुत सारे जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। वो जैसे जैसे आगे जा रहे थे जानवरों की आवाज़ें बढ़ रही थी। फिर उन्हें कुछ मक्खियों की, चींटियों की अलग अलग आवाज़ें आती हैं और कुछ आवाज़ें ऐसी थी जिनसे उनके कानों में सर में दर्द होने लगता है। वहीं यांग यांग चुपचाप चल रही थी। तभी अचानक लैन कुरैन रुक जाते हैं। यांग यांग उनकी तरफ देखती है। तभी यांग यांग लैन कुरैन का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। यांग यांग आगे देखती हैं तो आगे एक बहुत बड़ी मकड़ी थी, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। यांग यांग उसे देखकर जो जियांग फेंगमिया थे उनकी तरफ देखती है। जियांग फेंगमिया अपनी तलवार लेकर आगे जाते हैं। वहीं उनके साथ लैन शिचैन भी जाते हैं और जिन लिंग भी। वो सब मिलकर उससे फाइट करते हैं और उस मकड़ी को कई हिस्सों में काट देते हैं। वो उसके सभी पैर काट देते हैं, लेकिन फिर भी वो मकड़ी उनके ऊपर जाला फेंक कर उन्हें उसमें कैद कर लेती है। ये मकड़ी जहरीली नहीं थी। वहीं उसका जाला काफ़ी चिपचिपा था, जो देखकर जो जियांग चैन था वो भी अपने पास से ज़ीजर निकालता है और उन पर अटैक कर देता है। थोड़ी देर में वो सब मिलकर उस मकड़ी को मार देते हैं। फिर वो सब आगे जाते हैं और आगे खतरा और भी मुश्किल हो गया था। लेकिन यांग यांग एक चीज़ पर गौर करती है कि वहाँ पर कोई भी खतरनाक जानवर उन पर अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि उसे जितना पता था यहाँ पर जो मोड़ था इस एरिया में बहुत ज़्यादा ताकतवर जानवर थे, जो यांग यांग को जिस बारे में काफ़ी अच्छे से नॉलेज थी, क्योंकि उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी इस बारे में। वहीं
यांग यांग को अचानक एक फैमिलियर स्मेल आने लगती है, जिस स्मेल से यांग यांग के कान और नाक दोनों खड़ी हो जाती है। वहीं उसके रोंगटे भी खड़े हो गए थे। यांग यांग अपनी नज़रें इधर उधर घुमाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। पर यांग यांग को वो खुशबू बहुत जानी पहचानी लगती है। यांग यांग फिर से उस तरफ देखती है। वहीं दूर से दो रेड आइज़ यांग यांग को देख रही थी। वहीं वहाँ पर किसी के सफ़ेद टीथ भी चमक रहे थे, जैसे कि जो लाइट में चमक रहे हों, पर वो पर्सन बिल्कुल डार्क एरिया में बैठा हुआ था। नहीं, यांग यांग वहाँ से आगे जाती है और वो पर्सन किसी बंदर की तरह डाली पे डाली कूदते हुए यांग यांग का पीछा कर रहा था। और यांग यांग को वो फैमिलियर सेंट आती जा रही थी। यांग यांग अपने मन में कहती है, ये खुशबू ये किसकी है? ये मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही है, जैसा कि मैं इसे बहुत बार स्मेल कर चुकी हूँ। यांग यांग अपने मन में कहती है, क्या ये, लेकिन वो यहाँ नहीं हो सकती। वहीं यांग यांग जैसे ही आगे जाती है, वो जो बंदर की तरह उछल रहा पर्सन था, वो कोर एरिया के पास पहुंचकर रुक जाता है और वो यांग यांग को देखता है और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं यांग यांग अब कोर एरिया के पास पहुँच गई थी। बाकी सब भी इस चीज़ से हैरान थे कि उनके ऊपर किसी भी खतरनाक जानवर ने हमला नहीं किया। यांग यांग अपने मन में कहती है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वहीं यांग यांग अचानक से कुछ पत्तियों को हवा में उड़ा देती है और वहाँ पर एक तूफ़ान बना देती है। वहीं वो पर्सन जो कि वहाँ पर गायब हो चुका था, अचानक से वापस आता है और वो जब उस तूफ़ान को देखता है, उसके आइज़ जो रेड कलर की थी वो अचानक से बड़ी हो जाती है और यांग यांग को देखता है और फिर उसके चेहरे पर एक स्मर्क आता है और वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। वहीं यांग यांग जब देखती है कि उसके तूफ़ान का कोई असर नहीं हुआ, यांग यांग अपने मन में कहती है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यहाँ पक्का कोई और भी है। यांग यांग अपनी नज़रें फिर से फेरती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। तभी उसे एक झाड़ी हिलती हुई दिखती है। यांग यांग जब उस तरफ अटैक करती है कुछ पत्तियों से, वहाँ पर बस एक खरगोश था। ये देखकर यांग यांग अपनी आंखें नैरो कर लेती है और फिर यांग यांग कुछ और करती, तभी जियांग चैन उसे देखकर कहता है, राजकुमारी, हमें आगे चलना चाहिए, शायद ये हमारा वहम हो सकता है। जो सुनकर यांग यांग जियांग चैन की तरफ देखकर बस अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है, लेकिन उसके मन में ये शक था कि यहाँ पर कोई और भी है। यांग यांग और वो सब जैसे ही उस एरिया से कोर एरिया में जाते हैं, जो वो खरगोश था और वो झाड़ियाँ थी, अचानक वहाँ पर वही पर्सन वापस आता है जिसके लॉन्ग हेयर थी और वहीं उसने रेड कलर के रॉब्स पहने हुए थे और वो यांग यांग को जाते हुए बस देख रहा था। उसकी नज़रें यांग यांग पर जैसे फिक्स थी। वहीं वो अपने मन में कहता है, यांग यांग, और ये कहकर वो फिर से वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। उस पर्सन की ऐसी हरकतें कई बार चलती हैं। वो यांग यांग का पीछा कर रहा था, लेकिन वो पूरी तरीके से सतर्क था, जैसे उसे पता हो कि यांग यांग कितनी ताकतवर है और वो उसका पता इजीली लगा भी सकती हैं। वहीं यांग यांग जैसे ही कोर एरिया में पहुंचती है, वहाँ का नज़ारा काफ़ी अलग था। वो कोर एरिया के सेंटर में अभी नहीं पहुँचे थे। यांग यांग को यहाँ आए 4 दिन हो गए थे। वो इस फॉरेस्ट में 4 दिनों से थी। वहीं यांग यांग 2 दिन तक उस कोर एरिया में वो सब घूमते हैं। उन्हें वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक जानवर मिले थे, जैसे कि जो पर्सन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था वो अब उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हो और वो चाहता हो कि वो लोग उस पर शक ना करें। यांग यांग जब फिर से माहौल को नॉर्मल देखती है कि उन पर जानवर अटैक कर रहे हैं, यांग यांग का ध्यान थोड़ा सा शांत होता है, पर उसे अभी भी वो फैमिलियर स्मेल आ रही थी। यांग यांग अपने सर को झटकती है, जैसे कि वो खुद से कह रही हो कि वो शायद पागल हो गई है जो ये सब सोच रही है। वहीं वो सब उन सभी जानवरों से लड़ते हुए आगे जाते हैं। वो कम से कम 100 जानवरों से अब तक लड़ चुके थे। वहीं उन्हें 3 दिन और बीत जाते हैं। यांग यांग
जैसे ही वो सब और डीप एरिया में जाते हैं, वहाँ जाकर वो सब अचानक से सेपरेट हो जाते हैं। यांग यांग को कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक से यहाँ क्या हुआ, क्योंकि उसने इस कोर एरिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। यांग यांग उस जगह को देखती है जहाँ की पत्तियाँ भी इंसानों पर अटैक कर रही थी। यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था, इसीलिए जो यहाँ के जीव थे वो इंसानों की तरह चलने फिरने लग गए थे, यहाँ तक कि वो बातें भी करते थे। तभी यांग यांग को एक पेड़ की आवाज़ आती है जो कि गुस्से में कह रहा था, तुम इंसानों की हिम्मत कैसे हुई हमारे एरिया में आने की और हमें नुकसान पहुंचाने की। जो सुनकर यांग यांग उस पेड़ की तरफ अपनी गुस्से वाली नज़रों से देखती है, जिस पर वो पेड़ यांग यांग को घूरते हुए कहता है, हे छोटी बच्ची, निकल यहाँ से वरना मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। जो सुनकर यांग यांग अपने फिंगर पर एक हल्की सी लाइट जलाती है और उस ट्री की तरफ उस लाइट को फेंक देती है, जिससे वो ट्री वहीं जलकर राख में बदल जाता है। वहीं उस ट्री की चीख भी नहीं निकल पाई थी। यांग यांग आगे जाती है, उसके पीछे जो 30 सैनिक थे वो भी अब नहीं थे। यांग यांग अब बिल्कुल अकेली थी। यांग यांग आगे जा रही थी, उसे अब वो फैमिलियर सेंट भी आना बंद हो गई थी। यांग यांग जैसे ही और आगे जाती है, उसे एक बैरियर दिखता है जिसके चारों तरफ वाइट फॉग था। यांग यांग उस फॉग को देखकर आगे जाती है, तभी उसे फील होता है कि कोई उसके आसपास है। यांग यांग जैसे ही अपने आसपास देखने के लिए मुड़ती है, उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। वहीं यांग यांग को आवाज़ आ रही थी जैसे कि कोई चीज़ किसी स्टील से टकरा रही हो। यांग यांग अपनी नज़रें उस तरफ करती हैं, तभी वो देखती है कि कुछ पत्तियां आपस में टकरा रही हैं और वहीं से वो स्टील की आवाज़ें आ रही हैं। जो देखकर यांग यांग आगे जाती है, वहीं वो अचानक से किसी से टकरा जाती है। जो वो सामने देखती है तो सामने एक वाइट ड्रॉप पर्सन था। यांग यांग उसे घूर कर देखती है। वो जैसे ही उस पर्सन पर अटैक करने वाली थी, तभी एक और यांग यांग का हाथ पकड़ लेता है। यांग यांग दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ पर एक रेड ड्रॉप पर्सन था। यांग यांग उन दोनों को घूर कर देखती है और वो कुछ कहती उससे पहले ही जो वाइट वाला पर्सन था वो यांग यांग को देखकर कहता है, क्या तुम एक इंजर्ड पर्सन को ढूंढ रही हो। जो सुनकर यांग यांग शॉक होकर कहती है, तुम लोग कौन हो और तुम उन्हें कैसे जानते हो। जो सुनकर वो रेड ड्रॉप पर्सन अजीब तरीके से हंसकर कहता है, वो इंजर्ड पर्सन, वो तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। जो सुनकर यांग यांग गुस्से में पूछती है, वो कहाँ है। जो सुनकर वो पर्सन कहता है, अरे वाह, ये क्या बात हुई, ना राम राम ना शाम शाम, सीधी बहस। अरे कम से कम हमारी कुछ खातिरदारी करो, हम फिर तुम्हें बताएंगे आखिर वो कहाँ है। जो सुनकर यांग यांग उन्हें देखकर कहती है, ओह, तो तुम अपनी खातिरदारी चाहते हो। जिस पर वो रेड रॉक पर्सन हाँ कहता है। जो सुनकर यांग यांग अपने हाथ को कहती है, मेरा हाथ छोड़ो पहले। जो सुनकर वो पर्सन उसका हाथ छोड़ देता है, जो शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही वो यांग यांग का हाथ छोड़ता है, यांग यांग अपने हाथ को काफ़ी फोर्स के साथ नीचे पुल करती है। उस पर्सन को समझ में नहीं आया कि आखिर यांग यांग ने ऐसा क्यों किया, लेकिन थोड़ी देर में उसको उसका जवाब मिल गया, क्योंकि वहीं आसमान में बहुत सारी थंडर इकट्ठा हो गई थी जो कि उस पर्सन पर गिरने के लिए तैयार हो गई थी। वहीं वो पर्सन ये देखकर अचानक से अपना अम्ब्रेला ओपन करता है। वहीं वो थंडर उस अम्ब्रेला से टकरा जाती है। वो पर्सन यांग यांग को देखकर कहता है, लिटिल किड, यू आर सो स्मार्ट एंड यू आर सो पावरफुल। जो सुनकर यांग यांग उस पर्सन को देखकर कहती है, वो कहाँ है, वो मेरे गगा हैं, कहाँ है वो। जो सुनकर वो पर्सन कहता है, क्या तुम्हारा भाई। जिस पर यांग यांग हाँ कहती है। जिस पर वो वाइट रॉक पर्सन कहता है, उसे परेशान मत करो, बताओ वो कहाँ है, चलो हम इसे वहाँ लेकर चलते हैं, वैसे भी वो पर्सन अब हमारे किसी काम का नहीं। जो सुनकर यांग यांग उस वाइट रॉक पर्सन को घूर कर देखती है, जिस पर वो पर्सन अजीब तरीके से हंसता है। वहीं यांग यांग उस दूसरे पर्सन को देखती है जो कि अपने सर को अजीब तरीके से हिला रहा था। फिर वो दोनों यांग यांग को लेकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ स्वॉर्ड्स उन लोगों को घेर लेती है। यांग यांग जब देखती है तो वहाँ पर लैन शिचेन और उसके सभी लोग आ चुके थे। उनको देखकर वो रेड रॉक पर्सन कहता है, अब ये लोग कौन है कि ये मुझसे लड़ना चाहते हैं, क्या बकवास है, मेरा सर दर्द कर रहे हैं। जो सुनकर यांग यांग लैन शिचेन की तरफ देखकर कहती है, अपनी तलवार हटाइए, इन्हें पता है गगा कहाँ है। जो सुनकर वो पर्सन कहता है, क्या ये तुम्हारे साथी है। जिस पर
लैंसी चैन कहते हैं राजकुमारी क्या ये आपके साथ कुछ करने वाले हैं, जिस पर जो यांग यांग थी वो लैंसी चैन की तरफ अजीब नज़रों से देखती है, जिस पर लैंसी चैन अपनी तलवार हटा लेते हैं। फिर यांग यांग उन्हें देखकर कहती मुझे भाई के पास लेकर चलो, जो सुनकर वो पर्सन हाँ कहते हैं। फिर वो यांग यांग को उस तरफ लेकर जाने लगते हैं। वहीं यांग यांग जैसे ही उस एरिया में पहुंचती है, वहाँ की जो जगह थी वो काफ़ी अजीब थी। यांग यांग और वो सब एक साथ चल रहे थे, और वो जैसे ही उस फॉग से, उस धुएं से बाहर आते हैं, वो बैरियर भी अपने आप गायब हो जाता है जो कि उस धुएं से ही बना हुआ था। यांग यांग उन दोनों पर्सन के साथ आगे जाती है, लेकिन आगे देखती है कि विंग वहाँ बहुत सारी बेलों से लिपटा हुआ लटक रहा था। वहीं उसकी बॉडी से किसी पानी की तरह टप 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 ब्लड निकल रहा था। ये देखकर यांग यांग की आंखें बिल्कुल डार्क हो जाती हैं। तो चलिए हम अपनी कहानी का यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, कमेंट भी कर दो।